हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी फिजिक्स में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 का, दैट इज कॉल्ड एज कूलॉम्स लॉ। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो आपको समझ में आएंगे अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया। तो जब हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है उससे समझने से पहले मैं आपको एक क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा उससे डिस्कस करना चाहूंगा। क्लास 11 का आपने टॉपिक पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, इफ देयर आर टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट मासेस की बात थी तो वो क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब हम रिमूव करते हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी g टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। नाउ अब हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मासेस की बात होती है और हमें समझना है कूलॉम्स लॉ में पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको इसलिए रिलेट करा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये समझना है कि दो द फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज ओनली वैलिड फॉर टू पॉइंट मासेस, बट आपको पता है ये आपका सन एज वेल एज अर्थ सिस्टम के लिए भी वैलिड है। दिस इज द अर्थ। तो ये डिस्टेंस r है, तो एक बार मास पॉइंट मास m1 हो जाता है, एक बार मास m2 हो जाता है। मास ऑफ सन को हम m1 से प्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ अर्थ को m2 रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि जो सन है वो पॉइंट नहीं है, अर्थ इसी तरह से पॉइंट नहीं है, बट इवन दो we are applying this formula which is only valid for Newton's law of gravity, which is only valid for 2 point masses। तो बात आती है कैसे। तो अब जब हम यहाँ पे समझते हैं तो हमें आपको समझना चाहिए कि जब एनी टू पॉइंट्स और एनी वन पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट, जब हम उससे जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस r है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एनी पॉइंट चार्ज कैन, एनी पॉइंट मास कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा एनी, लेट्स सी द डेफिनेशन क्या आती है पॉइंट चार्ज की, लेट्स सी। तो एनी पॉइंट चार्ज, एनी चार्ज कैन बी considered as a point charge, यानी कि हम किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं if the distance of consideration is very large, किससे, than the size of object। तो यानी कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज से, एक चार्ज से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस की बात करते हैं जो कि उसके साइज से ज्यादा है, तो बेसिकली वो चार्ज जो है आपका ऑटोमेटिकली पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो ये थी हमारी डेफिनेशन फॉर द पॉइंट चार्ज। वापस आते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने क्यों समझी, क्योंकि कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो लेट्स सी कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द कूलॉम्स लॉ। मैं आपको बार बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में एनसीईआरटी चैप्टर 1 में। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से समझ लिया तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, देन हम समझेंगे इसमें कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। देन लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ देयर आर टू point charges Q1 and Q2 separated by a distance r. There are 2 point masses Q1 and Q2 separated by distance r in air। अभी हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे कि एयर को हम रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मीडियम किस तरह से रोल प्ले करता है इन द कूलॉम्स लॉ। सो दिस वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज 1, दिस इज द पॉइंट चार्ज 2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन एयर। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन। तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, या फिर हम ये टर्म ना यूज करें सिंपली बोल सकते हैं और इंटरैक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एफ से। बिटवीन these two point charges is
given by number one is directly proportional to the product, directly proportional to the product of the 2 point masses, product of the 2 point masses, that is क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम देखें F is proportional to Q1 mod Q2 mod, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 point masses. नंबर 2 स्टेटमेंट पे आते हैं, is inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा F is inversely proportional to the square of the distance. तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट. लेट्स सी क्या मिलता है हमें. तो हमारे पास क्या मिलेगा? F is directly proportional to Q1 mod, प्रोडक्ट ऑफ Q1 mod and Q2 mod and divided by R square. आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो फिजिक्स में कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट इक्वल टू हम K डालते हैं, सो Q1 mod Q2 mod divided by R square. तो K is called as constant of proportionality, तो K is called as constant of proportionality. इसकी एक वैल्यू होती है, वो हम समझते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹. अब देखते हैं जरा, आप इसका ऐसा ही निकाल सकते हो, और K को आप यहीं भी छोड़ोगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो दिस इज विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कूलाम को भी आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे, 1 कूलाम 2 कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द कूलॉम्स लॉ. बट आपको याद रखना है, ये तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू था, बट आपका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने क्या लिखी? 9 × 10⁻⁹. ऐसा यूनिट आप देख सकते हो, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ये फर्दर कांस्टेंट से रिलेट करता है. वो कांस्टेंट कैसे होता है आपका? 1/4πε0, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर आप इंटरचेंज करोगे इन दोनों की वैल्यूज को तो 1/4πk हो जाएगा. इस कांस्टेंट का कोई नाम नहीं था, आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, बट इस कांस्टेंट का नाम है. पहले इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि K की वैल्यू हमारे पास है, तो ये वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻⁻12. अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो K इक्वल टू दिस है, तो इनवर्स हो जाएगा, तो यानी कि जो भी K का यूनिट आया उसका अपोजिट रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. So this epsilon naught is called as permittivity. This is called as permittivity of free space या फिर वैक्यूम. तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली it gives the electric properties of the medium. तो बेसिकली क्वांटिटी आपको बताती क्या है? It gives the electric properties of the medium. अब कौन सी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स. तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द क्वांटिटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यू विल सिंपली टेल कि इट इज द क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अ मीडियम. तो आई थिंक ये कूलॉम्स लॉ को क्लियर हो रहा है, तो इसको जरा हम समराइज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो कूलॉम्स लॉ को नेक्स्ट लाइन में हम समराइज कर लेते हैं. तो हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आएगी कूलॉम्स लॉ की, लेट्स सी वो क्या है. तो आपने देखा, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r, then the force is equal to K times product of the magnitude of the 2 charges divided by r square, where the value of K is also equal to 1/4πε0 Q1 mod Q2 mod divided by r square. तो न्यूमेरिकल वैल्यू K या फिर 1/4πε की सेम है, दैट इज 9 × 10⁻⁹, और उसका SI यूनिट हम निकाल चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. तो आपको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं कर रहे, इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये स्केलर कंसीडर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपली द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ.
अब बात आती है कि अगर ये स्केलर फॉर्म है तो हम वेक्टर फॉर्म की बात कैसे करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन लगाएंगे तो कूलॉम्स लॉ में यही आपका डायरेक्शन लगाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। लेट्स सी, नोट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन कूलॉम्स लॉ इज, देखो ध्यान से समझते हैं, अगर ये कोई भी दो चार्जेस हैं तो या तो ये आपस में सिमिलर चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी एक को फिक्स रख लिया जाता है तो ये वाला अगर का सेम साइन हुआ तो उससे दूर भागेगा, और अगर ये फिक्स रखा है और ये अपोजिट साइन हुआ तो इसकी तरफ। तो यानी कि दोनों ही केसेस में या तो ये फोर्स इधर हो सकता है या फिर ये इधर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द कूलॉम्स लॉ इज अलोंग द लाइन joining the two charges, is along the line joining the two charges. तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, the force in the Coulomb's law, that is this force, this will be along the line joining. अगर मैं इन दोनों चार्जेस को नाम दे देता हूँ, let us suppose Q1 हमारा A पे था और Q2 हमारा B पे है, तो it will be either A to B और B to A, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, on the line joining है। तो line joining का मतलब क्या हुआ, तो दिस इज द डायरेक्शन। और आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर से। देयरफॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इज गिवन एज, कैसे, अगर हम फोर्स पे वेक्टर साइन लगा देंगे और उसकी डायरेक्शन लेते हैं तो क्या, k q1 mod q2 mod डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ना अभी हमने बोला कि दिस इज विल बी अलोंग द लाइन जर्निंग, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर जो होता है इस डायरेक्शन में वो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r कैप। तो वेयर r कैप इज यूनिट वेक्टर, और आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ r, अगर ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो r वेक्टर हो जाएगा और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। और आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड, अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यानी कि आइदर यू कैन रिप्रेजेंट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाय दिस फार्मूला, और इफ यू यूज इट हियर तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू k q1 mod q2 mod डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा r वेक्टर और एक और r आ जाएगा, तो ये बेसिकली स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा। So this will be the Coulomb's law in vector form in case of r cap। अगर पूरा वेक्टर यूज करना चाहते हैं बट आपको ध्यान रखना है r स्क्वायर की जगह r क्यूब हो जाएगा। So this will be the either this or this. This is called as the vector form of the Coulomb's law. Now यहाँ पे important चीज क्या है कि in the direction part of Coulomb's law, the force is always directed along the line joining the two charges। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है, ये जो हम सब कर रहे हैं ये सिर्फ मीडियम हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एयर। तो बाद में हम बात करेंगे कि मीडियम अगर चेंज होता है तो किस तरीके से ये चेंज होता है फॉर्मूला। लेकिन अब उससे पहले छोटा सा चीज और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि नाउ ऑनवर्ड्स आपको पता ही है, हम कूलॉम्स लॉ चाहे स्केलर फॉर्म में यूज करें या वेक्टर फॉर्म में यूज करें, जो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है वो हमेशा मॉड में लिया जाता है। तो नाउ ऑनवर्ड्स आप इसको इस तरह समझेंगे कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r वेक्टर है तो ये क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज r कैप हो जाएगा ना। भले ही आप स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हो या वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो, नाउ ऑनवर्ड्स हम Q1 मॉड और Q2 मॉड नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉड में नहीं होगा, सिर्फ वो मॉड में होगा। तो मॉड का सिंपली मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू यूज करना है। नेगेटिव अगर चार्ज भी होगी, क्योंकि आपको पता है चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ही हो सकता है। पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मॉड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो भी इस फॉर्मूला में आपका उसका जो मॉड वैल्यू है वो पॉजिटिव ही यूज करना है। दिस इज द सिंपली मीनिंग। तो हम ये मॉड लगा नहीं रहे, जस्ट ये अंडरस्टूड वाले पार्ट में चला गया, मतलब उसका वही है। इज दिस क्लियर? तो नाउ लेट्स मूव, थोड़ा सा हम डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन इन द कूलॉम्स लॉ। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट्स सी। So the next topic is how to find the direction. How to find the direction in Coulomb's law. In Coulomb's law. Coulomb's law. तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में। अगर आपसे बोला जाए कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इस पे चार्ज Q1 है इस पे चार्ज Q2 है,
तो अगर मैं बोलता हूँ सिंपली ए और बी के बीच में फोर्स लगाओ, तो मैंने तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा ही नहीं ना डायरेक्शन के लिए, मैंने तो सिंपली बोला, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स एट ए ड्यू टू बी भी हो सकता है या फिर फोर्स एट बी ड्यू टू ए भी हो सकता है। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ कि स्पेशली फोर्स आपको निकालना है पॉइंट ए पे ड्यू टू बी, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। उसका क्या मतलब होता है, वो एफ ए बी और एफ बी ए में हम समझेंगे। तो लेट्स सी क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक चार्ज आपके पास Q1 है, एक चार्ज Q2 है। तो थोड़ा सा एक बार नोटेशन समझ लेते हैं क्या है कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है फोर्स ऑन द इनर वन ड्यू टू द आउटर वन। इसी तरह से अगर हम एफ बी ए की बात करें, सो दिस इज द फोर्स एट पॉइंट बी ड्यू टू ए। एक सिंपल सा नोटेशन है। अगर इसके अलावा आपसे कोई ये पूछता है कि फोर्स 1 2 का मतलब क्या हुआ, तो आपको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज आस्क्ड। सो दिस का क्या मतलब हो जाएगा, सिंपली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, फोर्स एट पॉइंट ए चार्ज ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। ये सिंपल सा मतलब हुआ ना। मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपको ये दोनों नोट्स फॉलो करने होंगे। नोट्स क्या कहते हैं आपके पास, लेट्स सी, द पॉइंट एट विच फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड इज considered as variable। नंबर 2, यानी कहने का मतलब ये है जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है वो वेरिएबल पॉइंट होगा। तो थोड़ा सा इसको जब अप्लाई करेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से, द पॉइंट एट विच फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल। दूसरा क्या है, द पॉइंट ड्यू टू विच, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, एट विच और ड्यू टू विच फोर्स is to be calculated is considered as fixed। तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, द पॉइंट ड्यू टू विच फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। इस पे जब अप्लाई करते हैं तो समझ में आता है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा बेसिकली हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। लेट्स सी, क्वेश्चन आपका सिंपल है। तो द क्वेश्चन इज, if find the force on a -2 microcoulomb charge due to +3 microcoulomb charge due to this placed 3 centimeter apart from it in air। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि फाइंड द फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इट इन एयर। और अभी तक हमने जो किया है वो एयर के लिए ही किया है, कूलम्ब्स लॉ। तो हम समझते हैं जरा, इसमें जब हम आंसर पार्ट में जाएंगे तो बेसिकली क्या है, हम इसको क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते हैं। लेट अस सपोज 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जिनके बीच का डिस्टेंस जो है r से रिप्रेजेंटेड है 3 सेंटीमीटर। नाउ किसी एक को A मान लेते हैं, तो पहले हमने एज्यूम कर लिया -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट A, तो ऑटोमेटिकली जो B है, B पे हमारा क्या हो जाएगा, +3 माइक्रोकूलम। अब जरा क्वेश्चन को समझते हो, तो जो A पे चार्ज रखा हुआ है वो -2, तो यानी कि फोर्स जो निकलवाया है क्वेश्चन में वो क्या है, -2 माइक्रोकूलम, दैट इज A पे B की वजह से। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द फोर्स एट A ड्यू टू B। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से समझना है कि गिवन क्या है, देन व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। अब जब ये कंसेप्ट लगाओ, तो कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, द पॉइंट एट विच फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड इज टू बी नॉट इज टू बी कंसीडर की जगह हम क्या है, कैलकुलेटेड, ये वर्ड कैलकुलेटेड था। फोर्स इज टू बी नहीं करेक्ट है वो, इज टू बी कैलकुलेटेड इज कंसीडर्ड कैलकुलेट यहाँ लिखा है, इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल। तो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ए पे निकालना है, तो दिस विल बी द वेरिएबल पॉइंट। नाउ द पॉइंट ड्यू टू विच, ये तो हमें था एट विच, तो हमें ए पे निकालना है, बट ड्यू टू विच जिसकी वजह से निकालना है वो फिक्स हो जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बी फिक्स्ड। तो लेट्स सी ये वाला, तो ये नोट आपको सिर्फ ये हेल्प करेगा डायरेक्शन पार्ट में। मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए तो आपको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स एट ए बी
सिंपली विदाउट डायरेक्शन, दैट इज स्केलर में। तो स्केलर में क्या कहता है, चार्ज एट ए चार्ज एट बी डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में आर का स्क्वायर। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 9×10⁻9 होता है Q1 चार्ज एट ए। तो आपको ऐसा यूनिट में यूज करना है, मॉड यूज करना है, क्योंकि मॉड बोलता है क्यू ए का मॉड क्यू बी का मॉड। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा 2 और माइक्रो होता है -6। तो ये आपका ऐसा यूनिट में यूज करोगे तो माइक्रो की वैल्यू -6 यूज करोगे इनटू चार्ज एट बी। चार्ज एट बी क्या है 3 × 10⁻⁻6। तो ये आपका हो गया K Q A Q B डिवाइडेड बाई R 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को जब ऐसा यूनिट में यूज करेंगे -2 का होल स्क्वायर। आपको सारी कैलकुलेशन फिजिक्स में ऐसा यूनिट में करनी है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं 9 × 2 × 3। उसके बाद पावर्स, तो ऊपर पावर्स है 9 × 10⁻⁻6 × 10⁻�6। नेक्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻2 का स्क्वायर इज -4। 9 से 9 कट गया। अब जरा यहाँ पे देखो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 इज 6 मल्टीप्लाई बाई ऊपर आपके पास यहाँ से एक ही कट रहा है 10⁻⁻2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ -6 और -6 और -2 ऐड हो गया -8। तो टोटल मिला के आपके पास 60 आ गया। यहाँ से एक 10 मिलेगा और यहाँ 6 है, दिस मच न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपने जो भी फोर्स एट ए बी निकाला है मैग्नीट्यूड में वो आ गया 60 न्यूटन। अब आपको क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन निकालना है, फोर्स एट ए बी। तो देखो मैग्नीट्यूड में तो ये हो गया, डायरेक्शन में जो मैंने अभी आपको नोट समझाए थे वो हेल्प करेंगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया है जो ए पॉइंट है वो वेरिएबल है और जो बी पॉइंट है वो फिक्स है, दैट्स ऑल। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे वो नोट आपका काम करेगा। ये फिक्स है इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। अब ये वेरिएबल है तो देखो ये पॉजिटिव इस वेरिएबल को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए बी। क्या, तो दिस इज द थिंग हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन इन द कूलॉम्स लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो ये कंसेप्ट तो ये फोर्स एट ए ड्यू टू बी, तो ए अभी भी वेरिएबल होगा, बी फिक्स होगा। लेकिन अब ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो इसकी डायरेक्शन इसी क्वेश्चन में सेम, अगर इस पे बस सिर्फ आप माइनस कीजिए इसको प्लस कर देते हो, मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी ए कैप, ए बी कैप कीजिए बी ए कैप। दिस इज द मेन। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और बाकी अदर वीडियोस में भी मैं आपके साथ अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ना। उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। लेट्स सी, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखा यहाँ पे आ रहा है माइक्रो, तो ये बार बार आएगा आपके पास। तो एम ये होता है मिली कूलम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलम। इसी तरह से एक बार आएगा माइक्रो, दिस इज माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 कूलम होता है। इसी तरह से आएगा एनसी, दैट इज नैनो कूलम, 10⁻⁹ कूलम। एक तरह आएगा पीसी, दैट इज पीको कूलम, 10⁻⁻12 कूलम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मिली माइक्रो नैनो पीको, मिली का वैल्यू क्या है ये, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, जरूर नहीं है कि ये आपका कैपेसिटेंस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 1 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब माइक्रो आपको देखना है, तो माइक्रो इज 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। जैसे आपको ये लेंथ था, सपोज लेंथ, किसी ने आपको बोला फोर्स इज 10 माइक्रो न्यूटन, तो माइक्रो का मतलब मैंने अभी आपको बताया 10⁻⁻6 न्यूटन, तो ये सही यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे, सी से रिप्रेजेंट होता है, सी इज कैपेसिटेंस है, इसको कूलम से कंफ्यूज मत करना। तो सी इज कैपेसिटेंस किसी ने बोल दिया 50 नैनो, या फिर हम बोल सकते हैं पीको फैराड है, ऐसा यूनिट जो होता है फैराड है, आपके आगे चल के चैप्टर 2 में पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये जो पी है पीको वाला है, तो वो क्या मतलब होता है इसका 10⁻⁻12 फैराड। तो ये इस तरह से कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है ये टेबल किस तरह से हेल्प करेगी। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप हियर। सो फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।